दोस्तों, कोई भी इंसान जब गलती करता है तो उसकी गलतियों की सज़ा सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि वो अपनी गलतियों से सबक ले और अपनी पूरी जीवन में दोबारा कोई गलती ना कर सके। पर क्या आप सोच भी सकते हैं कि जब एक इंसान अपनी गलतियों की सज़ा काटने के लिए जेल के अंदर जाता है तो जेल के अंदर रहकर वो अपनी गलतियों पर पश्चाताप न करके एक ऐसा प्लान तैयार करता है कि जब वो जेल से छूट करके बाहर आता है तो कुछ ही दिनों के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। पर आखिरकार एक दिन बदकिस्मती से वो पुलिस के हाथ चढ़ जाता है और पुलिस जब उसके कारनामे को सुनती है तो वाकई में उसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से दंग रह जाती है। दरअसल उसके बाद से पुलिस एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करती है जिसके अंदर कई सारे लड़कों के साथ साथ कुछ लड़कियां भी काम कर रही थी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मेरठ और इसी मेरठ का एक थाना पड़ता है प्रतापपुर। प्रतापपुर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है काशी गांव और इसी काशी गांव का रहने वाला है आदिल खान। आदिल, जिसकी उम्र है लगभग 31 साल, जो अपनी खुद की एक दुकान चलाता है। दरअसल आदिल के परिवार में उसके माता पिता, पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे और एक भाई हैं जिनका वो बेहतर तरीके से परवरिश करता है। दरअसल एक दिन आदिल जब अपनी दुकान पे जाता है और जब कस्टमरों को डील कर रहा था तभी उसके मोबाइल पे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। आदिल जब उस फ़ोन को उठाता है तो मालूम चलता है कि कॉल करने वाली एक महिला है। वो महिला जब आदिल से बातचीत करती है, आदिल उस महिला को पहचान नहीं पाता है। जब थोड़ी देर बातचीत होती है तब उस महिला को भी मालूम चलता है कि दरअसल उसने गलत नंबर पे कॉल कर दिया है। इसीलिए थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो महिला फ़ोन रख देती है। महिला भले ही फ़ोन रख देती है, लेकिन आदिल जब थोड़ी देर उस महिला से बातचीत करता है तो वो महिला इतने बेहतर तरीके से आदिल से बातचीत करती है कि अब उसकी बातें आदिल के कानों में गूंजने लगती है। दरअसल आदिल जो दोबारा उस नंबर पे कॉल करना तो चाहता है, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद कॉल नहीं करता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार आदिल का दिल जवाब दे देता है और आखिरकार 2 दिनों के बाद आदिल उस नंबर पे कॉल कर देता है। लेकिन आदिल जब उस नंबर पे फ़ोन करता है तो मालूम चलता है कि वो महिला भी आदिल के ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। दरअसल वो महिला जब फ़ोन उठाती है तो काफ़ी हंस मुस्कुरा करके आदिल से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि साफ साफ आदिल से कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे दोबारा कॉल ज़रूर करेंगे। हालांकि दोबारा आदिल और उस महिला के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो आदिल सबसे पहले उस महिला के बारे में पूछताछ करता है कि आप कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो। इस पे वो महिला अपना नाम सालू शर्मा बताती है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, जो दिल्ली शहर की रहने वाली है। सालू जब अपना परिचय दे देती है उसके बाद से आदिल के बारे में भी पूछताछ करती है। आदिल भी सालू से कहता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मेरठ शहर का ही रहने वाला हूँ, शादीशुदा भी हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं एक दुकान चलाता हूँ जिससे मैं ठीक ठाक पैसा भी कमाता हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ। आदिल जब अपने बारे में बता देता है उसके बाद से सालू भी आदिल से कहती है कि मैं भी ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा पति दुबई में रह कर के नौकरी करता है और साल 2 साल में कुछ दिन की छुट्टी लेकर मेरे पास आता है, इसलिए मैं दिल्ली शहर में अकेले ही रहती हूँ। सालू जब अपनी सारी बातें आदिल से बताती है तो आदिल को भी लगता है कि ये सही मौका है। दरअसल आदिल अब सालू से कहता है कि क्यों ना हम दोस्ती कर लेते हैं। आदिल जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो सालू भी उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल उसके बाद से सालू और आदिल के बीच में दोस्ती नहीं होती है, बल्कि बातचीत का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। पर जैसे ही लगभग 10 से 15 दिन का समय गुजरता है, एक दिन आदिल सालू से कहता है कि हमें बातचीत करते हुए लगभग 2 सप्ताह गुजर गया, क्यों ना हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। आदिल जब अपनी दिल की बात सालू से कहता है तो सालू भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सालू आदिल से कहती है कि जब हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं तो क्यों ना किसी बढ़िया होटल में मुलाकात करते हैं।
इस पे आदिल सालू को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मेरठ शहर में कई सारे बेहतर होटल हैं, मैं किसी एक होटल में कमरा बुक कर लेता हूँ और फिर आपको दिन और तारीख भी बता देता हूँ। सालू जब तैयार हो जाती है उसके बाद से 3 सितंबर 2024 के शाम के वक्त आदिल सालू के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने मेरठ के एक होटल में कमरा बुक कर लिया है, कल सुबह 10 बजे आप आ जाइए। सालू तैयार हो जाती है और अगले दिन सुबह के करीब 9 बजे के आसपास आदिल जब अपने घर से निकलता है तो अपने परिवार वालों से झूठ बोल देता है कि दरअसल मैं अपने एक दोस्त के शादी में जा रहा हूँ। वादे के मुताबिक 10 बजे के आसपास मेरठ में पहुँच जाता है और बताए हुए जगह पे सालू का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है, आखिरकार सालू भी वहाँ पे पहुँच जाती है। पर आदिल जब सालू को पहली बार अपने नज़रों के सामने देखता है तो उसकी खूबसूरती देख पहली नज़र में उस पर फिदा हो जाता है। उसके बाद से आदिल सालू को लेकर एक होटल में जाता है। होटल के रिसेप्शन पे दोनों ही अपना अपना आधार कार्ड जमा करते हैं और फिर उन्हें होटल के कमरा नंबर 803 मिल जाता है। कमरा नंबर 803 में दोनों जब पहुंचते हैं, थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद आखिरकार दोनों अपनी हसरतें भी पूरी कर लेते हैं। जब 2 घंटे का समय गुजरता है, करीब 12 बजे के आसपास सालू आदिल से कहती है कि क्यों ना थोड़ी देर हम बाहर घूम करके आते हैं। आदिल तैयार हो जाता है और सालू को लेकर होटल से बाहर निकलता है। लेकिन सालू जैसे ही होटल से बाहर निकलती है, उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और जब बातचीत करती है तो बातचीत करने के बाद वो एकदम से परेशान हो जाती है। दरअसल आदिल जब सालू को परेशान देखता है तो उससे सवाल करता है कि हुआ क्या है। इस पे सालू आदिल को जवाब देते हुए कहती है कि गजब हो गया, दरअसल मेरे और तुम्हारे बारे में मेरे भैया और भाभी को मालूम चल चुका है और वे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। सालू जब अपने भैया और भाभी के बारे में बताती है तो आदिल भी सालू को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें क्या मालूम कि हम कौन से होटल में हैं। लेकिन आदिल और सालू दोनों एक दूसरे से अभी बातचीत कर ही रहे थे, तभी उनके सामने एक सफ़ेद कलर की कार आकर के खड़ी होती है जिसमें लगभग 4 लड़के बैठे हुए थे और एक महिला बैठी हुई थी। उस गाड़ी के अंदर से एक व्यक्ति और वो महिला बाहर निकलते हैं और आकर के आदिल का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर आदिल को ज़बरदस्ती लेकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं और सालू को भी बिठा लेते हैं। उसके बाद से गाड़ी वहाँ से दिल्ली रोड के लिए रवाना हो जाती है। आदिल जब गाड़ी के अंदर बैठ जाता है तब वो व्यक्ति आदिल से कहता है कि दरअसल मैं सालू का भाई हूँ और ये मेरी पत्नी सिमरन है, तुमने मेरी बहन के साथ रेप किया है, इसीलिए अब हम तुम्हारे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराएंगे। सालू का भाई जब आदिल से इस तरह की बातें कहता है तो इसे सुनने के बाद आदिल का भी एकदम से होश उड़ जाता है। दरअसल आदिल अपना हाथ जोड़ करके सालू के भाई से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैंने सालू के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, बल्कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ हमारी रजामंदी से हुआ है। लेकिन सालू का भाई इस बात के मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और फिर गाड़ी के अंदर ही उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आदिल भी रोते हुए सिमरन की तरफ देखता है। लेकिन आदिल जब सिमरन की तरफ देखता है तो सिमरन के चेहरे को देख करके आदिल को लगता है कि शायद सिमरन उसकी मजबूरी को समझ रही है। इसीलिए आदिल अब सिमरन का पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि भाभी मुझे बचा लीजिए। इस पे सिमरन भी आदिल को समझाते हुए कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बदले में तुम हमें 50 लाख रुपया दे दो। सिमरन जब 50 लाख रुपये का डिमांड करती है तो इसे सुनने के बाद आदिल भी एकदम से अब घबरा जाता है। दरअसल आदिल हाथ जोड़ करके सिमरन से कहता है कि भाभी आप कैसी बात कर रही हैं, अगर मैं अपनी सारी संपत्ति भी बेच दूं तो भी मेरे पास 50 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। इस पे सालू का भाई अब आदिल से कहता है कि फिर ठीक है, तुम ही बताओ कितना पैसा दे सकते हो। इस पे आदिल जवाब देता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। इस पे सालू का भाई उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, कहाँ 50 लाख और कहाँ 1 लाख। ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे और तुम्हें छोड़ भी देंगे। फाइनली डील 10 लाख रुपये में होता है। तुम अपने परिवार वालों से बातचीत करो और अभी के अभी हमें 10 लाख रुपया दे दो।
सालू का भाई जब 10 लाख रुपए में इस डील को तैयार करता है, आदिल इसके लिए भी तैयार नहीं होता है। उसके बाद से गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे, आदिल की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद उसे धक्का दे करके गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और साथ ही साथ उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि हम अभी के अभी थाने में जा रहे हैं और तुम्हारे नाम पर रेप का मुकदमा दर्ज कराएंगे। उसके बाद से सालू का भाई और उसकी भाभी सालू को लेकर के इसी परतापुर थाने में जाते हैं और सिमरन पुलिस वालों से कहती है कि साहब काशी गांव का रहने वाला आदिल ने मेरी ननद के साथ रेप किया है, इसीलिए हम मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। सिमरन जब सारी बातें पुलिस से बताती है, उसके बाद से पुलिस भी अब आदिल के नाम पर रेप का मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर आदिल से पूछताछ करने के लिए जब उसके घर पे जाती है तो आदिल भी पुलिस को मिल जाता है। दरअसल आदिल जो उस वक्त अपने घर पे पहुंच चुका था, लेकिन पुलिस जब आदिल के घर पे जाती है तो उसके बाद से पुलिस अब आदिल को ही नहीं बल्कि आदिल अपने साथ माता पिता के अलावा अपनी पत्नी को लेकर थाने में जाता है। आदिल जब अपने पूरे परिवार को लेकर के थाने में जाता है तो सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। दरअसल आदिल पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने सालू के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब के सब मिल कर के कोई रैकेट चला रहे हैं। हालांकि आदिल जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस आदिल के बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब सालू का मेडिकल जांच कराने के लिए जब उसे थाने में बुलाती है और जब उससे आधार कार्ड मांगती है तो आधार कार्ड चेक करने के बाद मालूम चलता है कि दरअसल वो आधार कार्ड फर्जी था। इसीलिए पुलिस अब सालू का ओरिजिनल आधार कार्ड मांगती है। हालांकि सालू पुलिस वालों को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि साहब यही मेरा आधार कार्ड है, लेकिन पुलिस जब इस बात की पुष्टि कर लेती है कि वो आधार कार्ड फर्जी है, सालू की बात पर यकीन नहीं करती है और उसके साथ सख्ती से पेश आती है कि जो तुम्हारा ओरिजिनल आधार कार्ड है वो हमें दिखाओ। सालू को भी जब पूरा यकीन हो जाता है कि पुलिस अब उसकी बात नहीं मानने वाली है, आखिरकार मजबूर होकर के अपना ओरिजिनल आधार कार्ड पुलिस को दिखा देती है, जिस पर उसका असली नाम निशा खान लिखा हुआ था। दरअसल ओरिजिनल आधार कार्ड जब पुलिस को मिलता है तब जाकर के पुलिस को मालूम चलता है कि सालू हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम लड़की है, जिसकी वजह से अब पुलिस को सालू के ऊपर शक हो जाता है और आखिरकार पुलिस अब सालू से सवाल करती है कि तुम लोग काम कौन सा करते हो। इस पे सालू पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब हम लोग एक रैकेट चलाते हैं जिसका मालिक फिरोज खान है। सालू जब फिरोज खान का नाम लेती है तो पुलिस फिर से सालू से सवाल करती है कि ये फिरोज खान कौन है। इस पे सालू पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब थाने में जो मेरा भाई बन करके आया था दरअसल वही फिरोज खान है, जो दिल्ली शहर के राजीव नगर का रहने वाला है। सालू जब सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है, उसके बाद से पुलिस अब सालू के ही तहरीर पे फिरोज खान और सिमरन इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को लेकर थाने में आती है और जब फिरोज से उसके काम के बारे में पूछताछ करती है तो फिरोज भी बिना किसी सख्ती दबाव के तोते के तरह सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। दरअसल फिरोज जो कुछ साल पहले एक रेप केस में पहली बार जेल में जाता है, जेल के अंदर जिस बैरक में उसे डाला जाता है उस बैरक में पहले से ही 3 कैदी मौजूद थे। उस बैरक के अंदर फिरोज जब जाता है तो उन्हें देख करके एकदम से डर जाता है। दरअसल फिरोज फिल्मों में देख रखा था कि जेल के अंदर पुराने कैदी नए कैदियों के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं, इसीलिए फिरोज जब उस बैरक के अंदर जाता है उनमें किसी से बातचीत नहीं करता है। लेकिन उन्हीं कैदियों में से एक कैदी जब फिरोज को काफ़ी गुमसुम देखता है, उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाता है और फिर उससे पूछताछ करता है कि आखिरकार तुम कौन से जुर्म में जेल आए हो। तब जाकर के फिरोज उस व्यक्ति से कहता है कि दरअसल मेरे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है और रेप का मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरी प्रेमिका के घर वालों ने ही किया है। फिरोज जब ये सारी बात बताता है तब जाकर के वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दरअसल मेरा नाम दिलशाद उर्फ मुन्ना भाई है। मुझे मालूम है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसके घर परिवार वालों ने लड़की के ऊपर दबाव डलवा करके तुम्हारे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया होगा। दिलशाद जब इस तरह की बातें कहता है, इसे सुन करके फिरोज भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन जेल से बाहर जाऊंगा उस हरामजादी को जान से मार दूंगा। जान से जब मारने की धमकी देता है तो दिलशाद उसे समझाते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ़ी वाला काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक बार अगर तुमने किसी की हत्या कर दिया तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें जेल के अंदर गुजारना होगा। बल्कि तुम कुछ ऐसा सोच करके जेल से बाहर जाओ कि जब तुम बाहर जाओ तो अच्छा खासा पैसा कमाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है। आज के समय में पैसा ही पावर है। इस पे फिरोज उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है। तब जाकर के दिलशाद उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा बेल मैं करवाऊंगा। उसके बाद कुछ महीनों तक फिरोज जेल के अंदर रहता है और जेल के अंदर ही रहकर एक प्लान बनाता है। और जब बेल पर छूट करके बाहर आता है तो आने के बाद एक रैकेट तैयार करता है और सबसे पहले इस रैकेट में 4 लोगों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है आसिफ अली, जो दिल्ली शहर के राजीव नगर के इलाके का रहने वाला है। दूसरे का नाम है फ़हीम और दीपक, जो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे का नाम है अनिकेत, जो मेरठ शहर का रहने वाला है। दरअसल फिरोज इस रैकेट में 4 लड़कों के साथ साथ 2 लड़कियों को भी शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है निशा खान और दूसरे का नाम है जुनैदा खान। दरअसल ये दोनों ही जो दिल्ली शहर की रहने वाली हैं। जब अपना पूरा रैकेट तैयार कर लेता है उसके बाद से अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। दरअसल फिरोज सबसे पहले इन दोनों लड़कियों का फर्जी आईडी कार्ड बनाता है, जिस पे जुनैदा का नाम सिमरन होता है और निशा का नाम सालू शर्मा होता है। और फिर इन दोनों के नाम से कई सारे सोशल मीडिया के फर्जी आईडी भी बना देता है। उसके बाद से सालू और सिमरन मिल कर के इसी सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे लोगों से संपर्क करती है। जब लोग इनके संपर्क में आ जाते हैं, मिलने के लिए होटल में बुलाती हैं। मुलाकात करने के बाद उसी वक्त ही अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देती है और वहीं पे फिरोज अपने पूरे साथियों को लेकर पहुंच जाता है और रंगे हाथों पकड़ने के बाद इनके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने लगता है, जिसकी वजह से वे लोग भी डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो डरा धमका करके इनसे पैसे ऐंठने लगता है। दरअसल इस तरह का रैकेट जब शुरू करता है तो इसमें वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है। लेकिन ऐसे ही एक दिन सालू आदिल को भी फांस लेती है और जब आदिल से पैसों का डिमांड करते हैं, आदिल जब पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है तो फिरोज अब आदिल को डराने धमकाने के लिए परतापुर थाने में चला जाता है और जाकर मुकदमा दर्ज करा देता है। और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो आखिरकार पुलिस इस सच्चाई का पता लगा लेती है। वाकई में फिरोज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब फिरोज के तहरीर पे उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन सबको गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।